पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी पता है क्या है? अपने पैसे को अपने नाम में कैसे सेव और कैसे इन्वेस्ट करना है। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं। मेरी बहुत सी वीडियोस के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ दैट दिस वीडियो इज फॉर वुमेन इन 40s, या दिस वीडियो इज फॉर वुमेन जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, टीनेज में हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। या कुछ वीडियो जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसके लिए मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स वुमेन जो डिवोर्स, सेपरेशन कंटेम्पलेट कर रही हैं, उनके लिए। लेकिन आज का वीडियो इज फॉर एवरी वुमेन. Every woman, if you're in your 20s, 30s, 40s, and for that matter 50s. It's for every woman जो कि अपने पैसे कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, दोनों ही तरीकों में उन्हें समझना बहुत जरूरी है that how money saved or money invested in your name becomes an asset for your life and security. और ये मुझे मेरी 10 साल की शादीशुदा जिंदगी ने समझाया। मेरा नाम आकांक्षा है। अगर मेरा वीडियो पहली बार आपके फीड में आया है तो क्विकली आपको बता देती हूँ कि मेरा करियर हमेशा से बहुत ही गोल्डन करियर रहा है। मैंने एज अ रेडियो जॉकी जयपुर में अपनी शुरुआत की थी एंड उसके बाद मैंने टीवी में काम किया। अब मैं एक एज अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर और साथ में एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करती हूँ। मैंने हमेशा जिंदगी में 2 जॉब साइमल्टेनियसली बैलेंस किए हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि एक जॉब आपको सिक्योरिटी देता है, आपके बिल्स पे करता है, और आपका पैरेलल जॉब आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अगर गलती से भी आपका मेन जॉब जाता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अपने बैकअप जॉब से अपना घर चला सकते हैं। मेरी शादी के मेजर चंक में कम से कम 7-8 साल आई वॉज द प्राइमरी अर्निंग मेंबर. आई वॉज द ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस. बिफोर यू राइट एलिमनी एलिमनी एलिमनी, लेट मी टेल यू, मेरे डिवोर्स पे मैंने 0 एलिमनी ली, मैंने 0 चाइल्ड कॉम्पनसेशन लिया है, एंड आई हैव बिल्ट माई लाइफ आफ्टर माई डिवोर्स ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच. यू नो वाई? क्योंकि मुझे पैसे कमाना आता था, पैसे सेव करना नहीं आता था, लेकिन इस एक गलती से मुझे डिवोर्स के बाद अपने फाइनेंशियल जर्नी को ऑलमोस्ट स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। और वो जो गलतियां थी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली। बिफोर दिस मैं एक स्टैचुरी वार्निंग देना चाहती हूँ। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खुद के साथ होता है, क्योंकि आज की दुनिया में आपके बच्चे भी आने वाले वक्त में शायद आपके काम नहीं आएंगे, वो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पैसे कमाने के साथ साथ हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसके नाम पे सेव करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एंड दिस वीडियो इज फॉर एवरीबॉडी। आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है वो मैटर नहीं करता है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, विडोड हैं, ये गलतियां अपनी शादीशुदा जिंदगी में मत कीजिएगा। मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बचपन से 2 चीजों से बड़ा माला माल बनाया था, जिसकी वजह से आजकल मुझे ताने भी मिलते हैं कि आप तो रिच हैं। पहला ये एजुकेशन और स्किल्स, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की नॉलेज। 10th क्लास में मुझे अपनी स्कॉलरशिप मिली थी 80% स्कोर करने के लिए। उस स्कॉलरशिप से मेरे फादर ने सबसे पहले मेरा बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, और उसमें और पैसे मिलाकर मेरे लिए ये गोल्ड की चेन खरीदी थी। वो मेरा सबसे पहला लेसन था कि हमेशा जब भी आपकी कोई इनकम हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सेव कीजिए और बाकी हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट कीजिए। एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू सेव एंड इन्वेस्ट। मेरी शादी के बाद मैंने यही चीज अप्लाई की, बिकॉज आई वॉज गुड विद फाइनेंसेस। मेरे और मेरे एक्स हस्बैंड के बीच में ये अरेंजमेंट हुआ कि मैं न सिर्फ एक्सपेंसेस देखूंगी, सारे फाइनेंसेस मैं मैनेज करूंगी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद इट। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद इट। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। सबसे पहले जिस टाइम की मैं बात करूं, उस टाइम में फिक्स डिपॉजिट एक सबसे आसान तरीका होता था पैसों को सेव करने का और इन्वेस्ट करने का। क्योंकि हम दोनों ही अर्निंग थे, तो मैंने इनकम टैक्स स्कीम में जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो अपने ओपन करवाए। अब
जो इनकम टैक्स स्कीम के फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनका 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। जो बात मुझे नहीं पता थी और जो मेरी गलती रही कि एफडीज में फर्स्ट नेम होल्डर और सेकंड नेम होल्डर जब ये जॉइंट एफडी होती हैं तो इनका फर्क होता है। सबसे पहला फर्क ये होता है कि आपको हमेशा टिक करना चाहिए जॉइंट ऑप्शन पे, जिसमें से दोनों में से कोई भी इन एफडीज को एनकैश कर सकता है। और यहां मुझसे चूक हो गई। मेरी सभी एफडीज जो थी, जो 5-6 साल में एफडीज कराई थी, जिन्हें कभी मैंने एनकैश नहीं किया, मैं उन्हें ही हर बार रोल ओवर कर देती थी। इस वजह से उन पे इंटरेस्ट बना, वो एफडीज बनी, लेकिन क्योंकि मेरा सेकंड नेम होल्डर था, मैं उन्हें एनकैश नहीं कर सकती थी। आई हैड टू लीव दोज एफडीज विद माई एक्स हस्बैंड। शुरू की 1-2 एफडीज छोड़ के बाकी जितनी भी एफडीज थी वो बेसिकली मेरी इनकम से थी, क्योंकि जैसा मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि एक बहुत लंबे पीरियड तक आई वॉज द प्राइमरी अर्निंग मेंबर। जॉइंट एफडीज के बाद एक और जॉइंट गलती, जॉइंट अकाउंट की। जॉइंट अकाउंट में भी सेम मैंने गलती की। जॉइंट अकाउंट जब भी आप ओपन करते हैं उसमें एक होता है फर्स्ट नेम होल्डर, सेकंड होता है सेकंड नेम होल्डर। फर्स्ट नेम होल्डर के पास हमेशा उस जॉइंट अकाउंट के ज्यादा राइट्स होते हैं, अनलेस आप उसमें ये सारे ऑप्शंस क्लियरली मेंशन करें कि जॉइंट में दोनों एनकैश कर सकते हैं, दोनों अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। ऑल्सो ये जॉइंट अकाउंट में धीरे धीरे करके मैं इसमें पैसे सेव करती थी। अल्टीमेटली बाय द टाइम वी पार्टेड वेज, इसमें जो भी छोटा मोटा अमाउंट था वो मुझे वैसे ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड वाज द फर्स्ट नेम होल्डर एंड ऑब्वियसली वो इसमें से मुझे पैसे कैश नहीं करने देते। तो इसमें जितनी मैंने सेविंग्स की थी वो भी मुझे ऐसे ही छोड़नी पड़ी। दूसरा, ये अकाउंट मुझे और भी ज्यादा भारी पड़ा एक और गलती की वजह से। The third mistake that I made is, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम प्रोवाइडर हैं, लेकिन फिर भी हेड ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज मेल। आदमी ही हेड ऑफ द फैमिली होता है। मैंने जब क्रेडिट कार्ड बनवाया तो मैंने 2 क्रेडिट कार्ड बनवाए, जिसमें हमेशा एक प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होता है और दूसरा एड ऑन होता है। मैंने इस्तेमाल किया एड ऑन क्रेडिट कार्ड और मेरे एक्स हस्बैंड के पास था प्राइमरी क्रेडिट कार्ड। अब कुछ टाइम पहले तक जब क्रेडिट कार्ड्स मिलते थे तो वो आपको आपकी बैंक अकाउंट के बेसिस पे मिलते थे, क्रेडिट स्कोर जो होता है आजकल उसके बेसिस पे नहीं मिलते थे। तो हमें हमारे जॉइंट अकाउंट के बेसिस पे मेरे एक्स हस्बैंड ने ये क्रेडिट कार्ड बनवाए थे एंड समहाउ इस क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू हो गया जो पे नहीं हुआ, और उस वजह से हमारी एफडीज भी सीज हो गई और ये अकाउंट भी सीज हो गया। एंड देन फाइनली आई हैड टू पे द डेट ऑफ दैट क्रेडिट कार्ड and get it released. तो मैंने इसका amount pay किया. But once again, I learned my lesson that if you are the provider, always keep hold of all the expenses and all the credit cards. ये जो अगली गलती है, इसकी जो शुरुआत है वो ऐसे हुई कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने कभी भी शादी के वक्त मुझे जितना भी कैश या जो कुछ भी उन्हें गिफ्ट देने थे वो सब शादी के वक्त नहीं दिया। दे मेंटेन्ड इट कि वो एवरी ईयर एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे छोटी छोटी चीजें देते रहेंगे ताकि वो अक्यूमुलेट होती रहें, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो अगर आप पेरेंट हैं और आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो यही कीजिए, सब कुछ एक साथ शादी के वक्त पे नहीं देना चाहिए, साल दर साल धीरे धीरे करके देते रहना चाहिए। इससे हर साल आप एक अच्छा गिफ्ट भी दे सकते हैं और एक साथ पैसा देने से उसके रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मेरे फादर ने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरे एक्स हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट की हमें। अब पहली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम उन्होंने पे करके हमें गिफ्ट दिया। आगे की जो प्रीमियम थे वो मुझे पे करने थे, मुझे पे करने पड़े, एक्चुअली रादर मुझे पे करने पड़े। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइंडसेट हमारा होता है, वो होता है प्रोवाइडर माइंडसेट। Although I was earning, I was paying the premium of that insurance policy, but that insurance policy was covering my ex-husband. जबकि ये समझने की जरूरत है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में लाइफ की वैल्यू उसकी ज्यादा होती है जो कि फैमिली के लिए अर्न कर रहा है। माई लाइफ वैल्यू वॉज मोर इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं थी बिकॉज ही वॉज नॉट अर्निंग,
No, I'm not saying it like that. But understand, from the perspective कि फैमिली के लिए जो अर्न कर रहा है, इंश्योरेंस उसकी लाइफ को किया जाएगा. आइडली मेरे पेरेंट्स को वो लाइफ इंश्योरेंस मेरी करके देनी चाहिए थी, जो उन्होंने ये सोच के दी कि चलिए दामाद जी के नाम पे देते हैं, विच इज अ वेरी इंडियन माइंडसेट. फाइनली, क्योंकि वो पॉलिसी ऑब्वियसली मेरे एक्स हस्बैंड के नाम पे थी, 10 साल उसके प्रीमियम पे करने के बाद आई हैड टू लीव दैट पॉलिसी ऑल्सो. द फिफ्थ मिस्टेक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो मेरे पास मेरी कार है, दिस इज आइडली द थर्ड कार ऑफ माई लाइफ. एक्चुअली इट्स द फोर्थ कार ऑफ माई लाइफ. फर्स्ट कार जो मेरे पापा की थी, लेकिन उसमें मैंने कहीं कोई पैसे नहीं इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उस गाड़ी को ड्राइव मैं ही करती. उसके बाद जो मैंने मेरी सेकंड कार खरीदी थी, वो मेरी नहीं थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की, एक्स हस्बैंड की जॉइंट कार थी. उसमें मैंने भी उतने ही पैसे मिलाए थे जितने उन्होंने मिलाए थे, और फिर एक वक्त के बाद उसकी सारी ईएमआईज मैंने भी की. गलती यहां पर ये हुई कि वो उस कार की ईएमआईज मैं पे कर रही थी, बट उसकी आरसी मेरे एक्स हस्बैंड के नाम पर थी. अल्टीमेटली जब वो कार का फाइनलाइजेशन हुआ, आई हैड टू लीव दैट कार टू माई एक्स हस्बैंड. ये और बात है, बाय द टाइम मैं मेरे लिए अपनी एक सेपरेट कार खरीद चुकी थी. हमेशा ये याद रखिए कि जो भी एसेट आप बना रही हैं, वो अगर आप उसकी ईएमआई पे करती हैं, तो उसे जॉइंट में ना रखें, उस एसेट को अपने नाम पर बनाइए. इसमें आपको बेनिफिट भी होता है, क्योंकि अगर कार की रजिस्ट्री विमेन के नाम पर होती है, तो आपको गवर्नमेंट बैंक से कार लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं. This is applicable for the registration of the property also. This is applicable for the registration of the apartments also. तो ये भी एक छोटे से बेनिफिट को आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं. नेक्स्ट, ये मिस्टेक, मैं ये नहीं कहूंगी ये मेरी मिस्टेक है. एलिमनी नहीं लेना, I think, was the bravest decision and the wisest decision I took. And I'm very happy with it. But not taking child compensation, वो नहीं. देखिए, आज my daughter, she has cordial relationship with her father, which I've explained in my previous video also. But होता क्या है कि ऐसे सेपरेशन में बच्चे का सुख दोनों पेरेंट्स को मिल रहा है, लेकिन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पेरेंट उठा रहा है. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, यहां पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर ऐसा चांसेस आते हैं, तो देखिए, बच्चे का एक ऐसा अकाउंट बनवाइए जिसमें दोनों पेरेंट जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते रहें, और उसमें किसी एक ऐसे जने को नॉमिनी बनाइए जो कि प्राइमरी गार्जियन है. इससे बच्चे के लिए फंड भी बन रहा है, और मैं ऐसा प्रपोजल रख सकती थी कि एक जॉइंट अकाउंट बनाया जाए जिसमें हर महीने आप भी कुछ सेव करो, मैं भी कुछ सेव करती हूँ, और 18 साल के होने के बाद हमारी बेटी को फंड मिल जाएगा. दिस वे वी बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बट राइट नाउ ओनली आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग. मे बी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इफ माई एक्स हस्बैंड फील्स लाइक गिविंग समथिंग टू माई डॉटर, देन आई वुड नॉट से नो, बिकॉज इट्स हर राइट. द लास्ट ब्लंडर विच आई मेड, जो मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि हाँ, हमारा जो जॉइंट अकाउंट था उसमें मैं सेविंग्स कर रही थी, एंड फाइनली आई हैड टू लीव दैट जॉइंट अकाउंट, क्योंकि मैं उसमें फर्स्ट होल्डर नहीं थी, एंड आई गिव अप दैट जॉइंट अकाउंट. एक और अकाउंट था जो कि मेरे एक्स हस्बैंड के नाम पे था, जिसमें भी मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती थी और उसको सेव करती थी. एंड उसमें वो मेरी अर्निंग थी लास्ट के ईयर्स में जो मैंने सेव करके रखी थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे अकाउंट रखती हूँ कि दिस इज माई एक्सपेंस अकाउंट, दिस इज माई सेविंग अकाउंट, एंड दैट वाज अ जॉइंट अकाउंट. अब वो सेविंग्स अकाउंट मैंने सोचा कि मेरे एक्स हस्बैंड का ही तो है, इसको एज अ सेविंग अकाउंट ट्रीट कर लेते हैं, इसमें पैसे सेव करते रहते हैं. फाइनली व्हेन आई लेफ्ट, बिकॉज वो अकाउंट मेरे एक्स हस्बैंड के नाम पे था, बैंक इमोशन नहीं देखती है, बैंक नाम देखती है, होल्डर का नाम देखती है, एंड आई हैड टू लीव दैट बैलेंस ऑल्सो. सो कंक्लूडिंग इट, देखिए, एक चीज होती है द पावर ऑफ आवर्स. इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पावर. मैं बचपन से इस पावर को देख के ग्रो हुई. मेरे पेरेंट्स का बहुत ही लविंग रिलेशनशिप रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होते थे, लड़ाइयाँ नहीं होती थी, कुछ होता था, लेकिन हमारे सामने नहीं होते थे, और वो बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके में अपनी जो डिफरेंसेस थे उन्हें सॉर्ट करते थे.
उन दोनों ने कभी भी जेंडर रोल्स को फॉलो नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमारी पेरेंटिंग की। तो मैं हमेशा यही देख के बड़ी हुई कि एक कपल को पावर कपल बनने के लिए कभी भी आई नहीं, हमेशा वी का इस्तेमाल करना चाहिए और मनी के लिए आर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी कि आप एक लविंग रिलेशनशिप में हैं, आप शादी करने जा रही हैं, 100% ट्रस्ट और फेथ के साथ में शादी कीजिए कि ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा एंड वी आर गोइंग टू बी दैट पावर आवर कपल। लेकिन फिर भी वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस टाइम भी आपको अपने न सिर्फ अर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपके सारे सेविंग्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आपका मनी मैप बनाना चाहिए। इफ यू वांट मी टू क्रिएट how I have created my money map, write down money map, and the way I have created my money map after my divorce, and in 10 years, how I have rebuilt myself again almost from financial scratch, that I will explain it to you. आई होप फाइनेंस की आज की ये जो पाठशाला है, इससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये मिला होगा कि एज अ वुमेन जितना अर्निंग एम्पावरिंग है, उतना ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना वो पावर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।